हेलो भाई, राम लालो श्याम लालो, क्या हाल? बढ़िया। अरे सोच लो भाई, पक्का। चलो भाई, तो अपन चल रहे थे वर्क पावर एनर्जी पे। किस पे चल रहे थे? वर्क पावर एनर्जी पे। बातें नहीं करते हैं आज, जो है अपनी काम की बातें करते हैं। अभी मैं तैयार हो रहा था, तैयार होके आया तुम्हारे लिए। तो जब तैयार होके आया तो मेरी बीवी ने बोला, मैं तैयार हो रहा था अच्छे से, तो मेरी बीवी ने बोला कि भाई मैं परफ्यूम लगा रहा था, तो मेरी बीवी ने बोला कि परफ्यूम की खुशबू भी जाती है बच्चों के पास। मैंने कहा खुद को तो अच्छा लगता है यार, ये सिस्टम भी आना चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए नहीं कि खुशबू भी ट्रांसफर हो वीडियो के साथ साथ। मेरे हिसाब से आ जाएगी ये जल्दी। तुम काम करोगे करोगे क्या इस पे? अरे हाँ ना बोलो भाई, कितना मजा आए वीडियो के साथ साथ खुशबू भी आए। हाँ भाई, जो भी मतलब माहौल हो, मान लो कहीं अगर टीवी में कहीं पे मान लो कि फूलों का कुछ दिखा रहे हो या फ्लावर्स का दिखा रहे हो, तो सोचो उनकी खुशबू आए, कितना मजा आया ना। हाँ यार, ये टेक्निक लानी तो पड़ेगी। ऐसे मत सोचो कि नहीं आ सकती, खुशबू कैसे आ जाएगी, ऐसे नहीं सोचना। साइंस वाले बच्चे तो बिल्कुल नहीं सोचते। जब टीवी पहली बार आई थी तो लोगों को लगता टीवी कैसे आ जाएगी, चित्र कैसे आ जाएगा कहीं पे इतनी दूर, है ना। जब मोबाइल फोन आया उसके पहले लोगों को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है कि बात हो जाएगी बिना किसी वायर के, पर हुई है कि नहीं। इसलिए ऐसा हो सकता है कभी न कभी कि अपने को वीडियोस के साथ साथ खुशबू भी आए। साइंस वाले बच्चों को ये नहीं सोचना कि भाई ये इम्पॉसिबल है। भाई हो तो सकता है, कैसे होगा अपन नहीं खोज पाएंगे, कोई ना कोई तो खोजेगा। खैर, मैं अपनी बीवी से पता नहीं तो मैं कहाँ ले गया, बीवी की बातों को लेकर मैं भावुक हो जाता हूं, ये तुम भी जानते हो, है कि नहीं। तुम भी भावुक हो जाते हो अपनी बीवी की बात सुन के। कई लोग इधर से देख रहे हैं, बीवी हमारी शादी नहीं हुई अभी, शादी की सपने देखने लग गए क्या तुम लोग अभी से? हैं? सोच लो, ये देखो शादी के नाम पे कईयों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। ये फिक्स चीज है, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। क्लास में भी आप कभी बोलो ना शादी की बात करो भाई, सब मुस्कुराएंगे, मतलब पता नहीं चेहरे पे क्या हो जाता है कि नहीं। अच्छा, शादी के ख्वाब देखने लगे तुम लोग। खैर चलो बातें मत करो, अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुने, अपन पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी। लास्ट टर्न पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था पोटेंशियल एनर्जी, और उसके पहले मैंने लास्ट टर्न पे जोरदार वर्णन सिखाया था भैया, एक्स के साथ टी के साथ वेरी करे, एक्स के साथ वेरी करे, ग्राफ के साथ हो हम फोर्स का वर्णन निकाल सकते हैं। एक्स अपने आई कैप जे कैप के कैप में हो तो भी हम निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी थी कि भाई फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ दो। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्णन निकालने के लिए पाथ की जरूरत ना पड़े उन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं, और जिनमें जरूरत पड़े उन्हें नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव के तीन हिस्से, तीन टाइप के फॉर्मेट होते हैं, कांस्टेंट फॉर्मेट, एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, एफ जेड के कैप फॉर्मेट, और परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। फिर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई कि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को अलग अलग कैसे करते हैं। परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में अगर तीनों को पार्शियली इंटीग्रेट करो, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट करो, और वो तीनों सेम आ जाए तो वो परफेक्ट डिफरेंशियल है। उसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी, याद है कि भूल गया है? हाँ सर, सब कुछ याद है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी एक सिस्टम की पर्टिकुलर सिचुएशन की, ऐसे समझो अर्थ की, मेरी, ये दो चीजें, इनकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, एक पोटेंशियल जगह की पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती है, और उन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अगर डिफाइन करोगे तो हर पाथ के लिए हर पॉइंट की एनर्जी अलग अलग आएगी, इसलिए अपन उसे डिफाइन करते नहीं हैं। ये बात अपन सीख चुके थे। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? हाँ सर याद है, बिल्कुल याद है सर, 110%। याद करो, अपन ने ऐसे बताया था कि भाई अगर मैं यहां की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूं और ये हाइट h है, याद है ये बताया था। अगर मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूं, ये 0 मान लिया, और अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी देखें तो लिखा जाएगा mgh। अगर ये h मान लें और ये 2h मान लें तो ये कितना लिखा जाएगा? 2mgh। पर सोचो कि अगर ये फर्स्ट केस, कंफ्यूज मत हो ना, जो लास्ट टाइम बताया था वही बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना एकदम। मान लो, ऐसे लाइनें डाल लेता हूं, मान लो कि मैं पोटेंशियल एनर्जी यहां पे फर्स्ट केस कि मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूं, तो यहां की कितनी सर? mgh। ठीक, तो यहां की कितनी सर? 2mgh। ओके। सेकंड केस, मैं सर यहां पे 0 मानूंगा, क्या एक जगह 0 मानते हैं? हाँ सर, जहां 0 मानते हो उसे रेफरेंस फ्रेम कह सकते हो या रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो। किसी भी एक सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए किसी एक जगह पे 0 मानना आवश्यक होता है। जिस जगह 0 मानते हैं उसे रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, उसे रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। ठीक सर, तो u इक्वल्स टू 0 mgh 2 mgh u। अगर यहां पे 0 मान लो तो यहां पे कितना सर? mgh। यहां से h हाइट ऊपर, और यहां अगर 0 तो ये नीचे h हाइट, तो यहां कितना? माइनस mgh। ओ हो,
देखो क्या रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से क्या किसी भी जगह की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई? पर क्या चीज चेंज नहीं हुई? डिफरेंस डेल्टा यू mgh, डेल्टा यू mgh, ये दोनों कहानी में चेंज नहीं हुआ। हां सर, तो रेफरेंस पॉइंट पर क्या चीज डिपेंड करती है? किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी पर किसी दो सिचुएशन के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चेंज नहीं होता। अरे क्योंकि डेल्टा यू तो माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है और किसी भी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की में ले जाने के लिए जो वर्णन करना पड़ता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि फोर्स अपना कंजर्वेटिव है। हां सर, फिर कह रहा हूं जो कहानियां अभी एक दो लेक्चर में सुना रहा हूं ये पूरी फिजिक्स में काम में आएंगी, इसलिए ध्यान से सुन लो। मास्टर की बात मानोगे तो कुछ बन जाओगे और दोस्तों की बात मानोगे तो भी बन जाओगे, ऐसी बात नहीं है। पर उसके लिए अच्छे दोस्त होने चाहिए। शर्त यह है कि अच्छे दोस्त होने चाहिए। मैं दोस्ती के अगेंस्ट नहीं हूं, पर दोस्त आपके लायक होने चाहिए। आपका परिवेश, आपके साथी आपकी सक्सेस को तय करते हैं, आपका वातावरण आपकी सक्सेस को तय करता है। इसलिए वातावरण सोच समझ के चूज करिए। किसी को भी दोस्त मत बनाइए, किसी को भी मित्र मत बनाइए, वास्तविकता में तो किसी को भी गुरु मत बनाइए। सोचकर बनाइए कि जिससे मैं ज्ञान ले रहा हूं या जिसके साथ मैं रह रहा हूं, क्या उसके साथ या उसके अनुसरण में रहने से क्या मेरी व्यक्तिगत इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर मन से आंसर आए हां, तभी ये काम करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? खैर मैं मोटिवेशन की तरफ चला गया, अभी वहां पे नहीं जा रहा हूं। वापस और एनर्जी की तरफ आते हैं। क्या अपन ने बोला कि क्या किसी पर्टिकुलर पोजीशन को जीरो माना जाए, उसके हिसाब से किसी दूसरी जगह की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी जाती है। ये बात समझ में आ गई सर। तो ग्रेविटेशन में सिंपल ऐसा नहीं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। रियल फॉर्मूले तो वहां पे आएंगे क्योंकि यहां पे तो अपन mg फोर्स को कांस्टेंट मान रहे हैं। ग्रेविटेशन में आप पढ़ोगे कि भाई साहब जी वेरी करता है बहुत हाइट के साथ, तब फिर अलग फॉर्मूले आएंगे। अभी नहीं, नॉर्मल लाइफ में यही सब चलने वाला है। अभी टेंशन नहीं लेनी अपने को। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, बात तो आपकी क्लियर है, मजा भी आ रहा है। अरे पक्का? अरे सोच लो। हां सर, चलो भाई, तो ये बात अपने समझ में आ गई। माइनस mgh ये वो ठीक। आगे चलते हैं। ये हो गया, देखो भाई, और देखो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अपन ने अभी लिखा था वही वापस आ गया है। देखो ध्यान से, अगर अपन h हाइट पे ले जाएं तो अपन देखते हैं कि डेल्टा u इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय, ये मैं पिछली बार लिखा चुका हूं इसलिए दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है। g लग रहा है नीचे तो वर्क डन क्या हो गया अपन जानते हैं। देखो इधर ध्यान से, अपन जानते हैं g लग रहा है नीचे, तो जब अपन यहां से यहां ले जाएंगे तो mg लगेगा नीचे, पर डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा माइनस mg इंटू h, दैट इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। यू इनिशियल को जीरो मान लो तो यू फाइनल mgh आ गया। क्या ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, रिपीट करने की दोबारा जरूरत नहीं है। इसी पे तो हमने पिछली बात करी थी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन फटाफट पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, हां भाई वर्डन से रिलेटेड है। वर्डन क्या स्केलर क्वांटिटी? हां भाई वर्डन से स्केलर क्वांटिटी है। पर क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये भी अभी अपन ने देखा। हां भाई बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी भाई? जूल है। वर्डन वाली ही यूनिट है क्योंकि वर्डन से ही कनेक्टेड है। और देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस फ्रेम कहां लिया है। ओके सर, छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। हां सर, नॉन कंजर्वेटिव डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन चल रहा है इसलिए रफ्तार में बोल रहा हूं। बहुत बढ़िया। और देखो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग बात है। जैसे याद करो, मैंने आपको बोला था, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या वर्क डन, ये बोल चुका हूं इसलिए ध्यान सुनना, क्या वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। याद है अपन ने फ्रेम चेंज कर दिया था, एक लिफ्ट ली थी, ऐसे चल रही थी, उसमें किसी के रेस्पेक्ट में जीरो आ रहा था, किसी के रेस्पेक्ट में कुछ और आ रहा था। क्या वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम? हां, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। हाँ, मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम की मोहताज है? हाँ है। नॉर्मली हम जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वो सब ग्राउंड फ्रेम में ही होती है, पर कोई आपसे पूछ ले क्या पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है? हाँ। क्या रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है? हाँ। रेफरेंस पॉइंट, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान समझना, ध्यान समझना। ये जो चीज अपन ने अभी सिखाई थी, ये चीज क्या है? ये जो अपन ने जीरो माना, ये रेफरेंस पॉइंट है उस फ्रेम में।
पर ग्राउंड फ्रेम रेफरेंस फ्रेम है। कोई चलती हुई कार ले लेंगे तो वर्क डन क्या अलग हो सकता है? हां। क्या वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट? नहीं। क्या डेल्टा, कंफ्यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल ध्यान सुनना, क्या वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट? नो। क्या डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट? नो। क्या यू एट एस पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट? यस। अब ध्यान सुनना, क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम? रेफरेंस पॉइंट उस फ्रेम के अंदर होता है, फिर रेफरेंस फ्रेम तो अलग चीज हो गई, रेफरेंस पॉइंट अलग चीज हो गई। अब सोचो, क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस। क्या डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस। क्या यू एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस। वो तो अगर ये करेगा तो तीनों करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम में अंतर समझ में आना चाहिए। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो रामलालो श्यामलालो, अरे यस और नो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। बात सर आपकी समझ आ गई, बात सर आपकी समझ आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? हो गया भाई, हो गया भाई। अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, ये बात क्लियर। ये अब समझना, इसलिए उसने बोला, क्या बोला देख, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, क्या पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। अरे क्योंकि वर्क डन भी करता है, डेल्टा यू भी करता है। वर्क डन और डेल्टा यू रेफरेंस पॉइंट पे नहीं करता, पर रेफरेंस फ्रेम पे तो करता है। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं। ओके सर, क्या पिक्चर क्लियर हुई? धीरे धीरे सवाल करेंगे तो तुम्हें पिक्चर और क्लियर होती जाएगी, पर समझते चलो। फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, काम की बात है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मास्टर तो बहुत ही सुंदर है कि नहीं? लिख दो यस सर। चलो आ जाओ। डेल्टा पी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डेल्टा पीई याद करो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लिखो अपने, यहां पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए? यहां पे लिखा हुआ आना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। डेल्टा पी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। हाँ, क्या मेरी बात क्लियर है? तो जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेफरेंस पॉइंट किताबें मान लेती हैं। मैंने आपको दोनों को थोड़ा अलग अलग करके समझाया है। जनरली बुक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह अपन मान के कर लेते हैं, एक ही चीज मान लेते हैं। वास्तविकता में उनका अंतर अलग अलग है। रेफरेंस पॉइंट जनरली अगर बहुत लॉजिकली चलो तो जब फ्रेम चूज कर लेते हैं उसके बाद रेफरेंस पॉइंट चूज करना चाहिए। उसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि भाई दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हारे लिए 90% सवालों में वो एक ही चीज होगी, पर मैंने फील करने के लिए आपको दोनों बातें अलग कराई, इसलिए मैंने वो कहानी लिखाई है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। अरे पक्का? हाँ सर। यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट विल सिंप्लीफाई सॉल्यूशन। ये तो मैं आपको पहले ही बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से वर्णन निकालने में आसानी होने लग जाएगी। सर अभी तक तो हमें ऐसा लगा नहीं, धीरे धीरे आज के लेक्चर में ही तुम्हें एहसास हो जाएगा कि अगर डेल्टा यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो तो सवालों में इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, असलियत में हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट हमें इंटीग्रेशन से बचाता है और सवालों को आसान करता है। ये बात लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? किताबों में अगर कभी तुम पढ़ोगे तो उनका रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट एक ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैंने थोड़ा ज्यादा एलिब्रेट करा है, ऐसे नहीं सर ने गलत पढ़ा दिया ना, मैंने उसे थोड़ा ज्यादा एलिब्रेट करा है फील के लिए। बाकी कभी भी रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस पॉइंट पढ़ो तो एक ही समझ लेना उसको, वो एक ही मतलब लिखते हैं किताबों में, उनका वही मतलब होता है जहां से नापा गया है उसी को फ्रेम मान लेते हैं वो। पर कभी अलग अलग हो जाए तो मैंने बताया 90% सवालों में अलग अलग नहीं होगा, तो तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम एक ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। चलो भाई, तो इसको तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे लिख लो चाहो तो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट। ठीक, तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? और जो मैंने पीछे लिखा है वो दोनों को अलग अलग करके समझाने का प्रयास किया है।
ओके, तो डेल्टा पी तो वैसे भी डिपेंड नहीं करता दोनों पे। हाँ ठीक है भाई, वो अपने को बात समझ आ गई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आ जाओ भाई। बोलो क्लियर है क्या? कंफ्यूज तो नहीं हो गए तुम? मेरे को ऐसा लग रहा है तुम कंफ्यूज हो गए। मैं वापस से उस बात को समझाता हूं जो मैंने बोला कि डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, ये जब जब वर्डन आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा चेंज कर दोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ ना बोलो यार। तब जब वर्डन ही चेंज हो गया तो क्या डेल्टा यू चेंज हो जाएगा? हाँ, इसलिए मैंने वो बात बोली है। पर किताबों में उस रेफरेंस फ्रेम को ही रेफरेंस फ्रेम को ही रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, इसलिए वो बात बोली गई है। कंफ्यूज तो नहीं हुए? अरे सोच लो, अरे पक्की बात, टेंशन मत लो, समय के साथ और अच्छे से आ जाएगा। हाँ सर, बात समझ में आ गई सर। स्केलर क्वांटिटी है, ये है, वो है, जूल है, ये है, वो है। ठीक भाई, अपने को बात समझ आ गई। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, आगे चलें। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ग्रेविटेशन की कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से देखो। जो आपने बॉडीज दी ना पीछे, देखो कौन सी बॉडीज, ये पीछे, ये सब बॉडीज आपने कैसी मानी थी? पॉइंट मासेस। हालांकि जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, वो ज्यादा तुम्हें फील आएगी जब तुम सेंटर ऑफ मास पढ़ लोगे। वर्क पर एनर्जी के पास क्या जाएगा? सेंटर ऑफ मास। पर उसका थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन अभी यहां पे बता देता हूं, परेशान ना होना बिल्कुल। पर वो सेंटर ऑफ मास में ज्यादा आएगा। जैसे मान लो पर बॉडी पॉइंट मास ना हो तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? देखो, मान लो ग्रेविटेशन, ये पूरी रॉड है, एल लेंथ की, से वर्टिकल खड़ी है। अब मान लो कि मैं तो रेफरेंस पॉइंट ये मान लूं 0, तो इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई नहीं, क्योंकि इसका एंड पॉइंट तो यहां पर है, पर टॉप मोस्ट पॉइंट ऊपर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgl हुई या 0 हुई, क्योंकि तो लंबा ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो लॉजिकली तो पता है, आपको समझ में आता है कि सर इसका सेंटर ले लो। बोलो रॉड का सेंटर कहां होगा? बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर। जनरली मोस्ट ऑफ द चीजों का सिमेट्रिक सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है, पर ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में आएगा। इसलिए जो अभी बता रहा हूं 1 2 3 सवालों के रूप में ले लो बस, बाकी जो डिटेल तो खूब पढ़ने वाले हैं अपन। तो सेंटर ऑफ मास की बेसिकली हाइट लेते हैं, सही बताऊं तो। और सेंटर ऑफ मास निकालना सेंटर ऑफ मास चैप्टर में ही सीखते हैं ज्यादा। अभी 1 2 इलस्ट्रेशन करा देता हूं, तो बेसिकली ऐसा समझो थोड़ी सी स्टार्टिंग हो जाएगी COM की। हाँ, थोड़ी सी स्टार्टिंग हो जाएगी किसकी? COM की। पर वास्तविकता में तो अपने को समझ में आना चाहिए कि भाई जितना सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा ना बेस पॉइंट से, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, ये उन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके सर, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो चलो, मैं तो तुम्हें प्रूफ करके बताता हूं। ऐसी क्या बात करी तुमने कि सर ये बीच में ही कैसे आया? देखो, अपन क्या करें, ध्यान से समझो। मैं तुम्हें प्रूफ करके बताता हूं। वैसे तुम्हें लॉजिकली समझ में आता होगा कि सर आधा ले लो, आधा ले लो, मतलब तुम्हें लॉजिकली लग रहा है ये L/2, तो तुम्हें नहीं लगता इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जानी चाहिए mgL/2? इसको मैं थोड़ा और इंटीग्रेशन से फील करके बताता हूं, नहीं भी कराऊंगा तो भी चलेगा। यस और नो, ध्यान से सुनो। तो mgL/2, mgL/2। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया। क्या करें, क्या करें, क्या करें? देखो ये कैसे आएगा समझते हैं। चलो एक काम करो, x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, छोटा सा, इतना छोटा कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इस छोटे से मास की को क्या पॉइंट मास मान सकते हैं? क्यों मान सकते हैं? क्योंकि हमने ऊपर x पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया dx का, छोटा सा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। अच्छा सर, अच्छा सर, बिल्कुल छोटा सा, ओए बहुत छोटा सा। अच्छा, क्या उस छोटे से को, क्या अपन इसको ऐसे मान सकते हैं? देखो, क्या अपन ऐसा मान सकते हैं कि x ऊपर एक छोटा सा dm मास है। अच्छा अच्छा, dm है कितना? देखो, क्या l लेंथ, क्या m मास है l लेंथ में? हाँ सर, क्या ऐसे बोल सकते हो? क्या l लेंथ में m मास है, तो क्या 1 लेंथ में m/l मास है, तो dx लेंथ में क्या m/l इंटू dx मास है, और क्या ये ही dm है? हाँ सर, तो dm कितना हुआ? m/l इंटू dx। ओके, और dx इतना छोटा है कि इसे पॉइंट मास मान लेने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अब सोचो, इस छोटे से मास की इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? du। क्या पोटेंशियल एनर्जी है इसकी? बोलो सर। dm gx, mgh होता है ना, mgh की जगह कितनी भाई? जहां पे से 0 माना वहां से हाइट कितनी? x, m कितना? dm, और g तो g है ही।
क्या इस छोटे से मास की इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हो गई? ओ हो। क्या ऐसे छोटे 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 सारी पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दूंगा तो क्या इस टोटल रॉड की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? हाँ सर, फील करो। वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन mgl/2, कॉमन सेंस से। हाँ, पर अपने को बात समझ में आनी चाहिए। ओके, बात समझ आई सर। अब देखो, क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या इंटीग्रेट कर लें? हाँ सर, तो U टोटल इक्वल टू, देखो dm को क्या लिखा? m/l g x dx। ओके, अच्छा बोलो, x की लिमिट कहां से कहां तक? रॉड कहां से चालू हो रही है? जब x 0 था। खत्म कब हो रही है? जब x l था। हाँ सर, तो 0 से लेकर l तक। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आई भाई? m/l इंटू जी कॉमन आ गया, 0 to l x dx, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो mlg x²/2, 0 to l, तो m/l इंटू जी, l²/2, एक l ने l को मार दिया, mgl/2। अरे हाँ सर, ये तो डायरेक्ट ही लिख ली थी, इसलिए तो कह रहा हूं, पर ये फील थी। डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास ले लो, सेंटर ऑफ मास जो कॉमन सिमेट्रिक सेंटर नजर आए अभी तो, और सेंटर ऑफ मास को निकालने की पीएचडी कराऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन ही मत लो। भले तुम चाहोगे नहीं चाहोगे, फिर भी प्रूफ से बताऊंगा ताकि फील आए, है ना? सब्जेक्ट की फील आनी चाहिए। फील आ गई तो बात बन गई। ओ हो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया mgl/2। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ मत करो, आगे बढ़ो, सोचो। mgl/2 हो गया। एग्जाम्पल देखो एक और, रॉड ऐसे रखी हो तो, रॉड ऐसे रखी हो तो अब मेरे को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। बोलो, अगर ये रेफरेंस फ्रेम है, बताओ थीटा एंगल पर अगर रॉड है, मास एम लेंथ एल, बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बेसिकली रेफरेंस फ्रेम से सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, ये बता देना है, बस आंसर आ जाएगा। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, फटाफट बता दो। कसम है तुम्हें, उड़ान चल लेगी, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ भाई है। अरे बोलो 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 भाई, अरे बोल दो भाई, बोल दो भाई। अरे राम लालो श्याम लालो, बोलो भाई। ओके सर, रॉड है, रॉड का सिमेट्रिक सेंटर ऑफ मास तो सर बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ओहो हो सर, ये यहां से कितना ऊपर है? एच हाइट तो ऐसे होती है ना, ऐसे थोड़ी होगी एच हाइट। क्या एच हाइट बिल्कुल वर्टिकली होगी? अब बोलो, ये कितना? l/2। हाँ, तो ये कितना? l/2 साइन थीटा। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? mg l/2 साइन थीटा। अरे हाँ, डायरेक्ट आ गई। तो इस रॉड की जो ऐसे रखी हुई थी, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी mg l/2 साइन थीटा लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे मेरे लालो मेरे पीलो, बोलो। हाँ सर, बात तो सर समझ आ गई सर। अरे आई कि नहीं आई? अरे हाँ तो बोलो। हाँ सर, आ गई। बस ऐसे कर लो, उसमें क्या है? तो रॉड ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, अगर उसके बेस को अपन रेफरेंस पॉइंट मान लें तो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमें लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे बोलूं ऐसे कि ये रेफरेंस पॉइंट है, एक स्फीयर है, स्फीयर सिमेट्रिक बिल्कुल शानदार, ठीक, उसका रेडियस r है। बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सिंपल, mgr, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सिमेट्रिक r ऊपर है। हाँ सर, इसीलिए कह रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अगर आपको सेंटर ऑफ मास पता होंगे, क्या पता होंगे? सेंटर ऑफ मास, तो आपके लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अभी अब तुम्हें स्फीयर का पता था, रॉड का तो जो बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहे, तुम्हें जैसे ट्राइंगल का नहीं बताया अभी, है ना? तो जो पढ़ाया जाएगा तो अपने आप आ जाएंगे, तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी उनकी लिखनी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी फील ऐसे करो, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा अगर वो गिरेगा तो उसको टकराते वक्त रफ्तार आएगी, ऐसे थोड़ा सा। यस और नो? हाँ सर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। ओके ओके, ठीक भाई, ये बात समझ आ गई। तुम बोलो तो एक सवाल कराता हूं थोड़ा जोरदार, ये तो ठीक है, इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, आ जाओ, mgl/2 साइन थीटा आ गया, है ना? एक थोड़ा सा अच्छा सवाल करता हूं, हालांकि इस तरीके के सेंटर ऑफ मास में आएंगे, पर सुन लो इसको। फाइंड द पोटेंशियल इज द चेन ऑफ मास m। सोचो एक चेन है, ऐसे एक हेमिस्फीयर पे रखी हुई है, मैं ही कराऊंगा, तुम नहीं करोगे,
बेसिकली सही बताऊं तो सेंटर ऑफ मास का सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालने का सवाल है जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पूछा जा रहा है, पर अपन तो भी एक अच्छे सवाल के रूप में करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा सर, पर याद रखना जब मैं सेंटर ऑफ मास अगला चैप्टर जो आएगा उसमें जब आपको हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास निकलवाऊंगा तो बिल्कुल यही करूंगा, तब तुमसे कराने का प्रयास करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। जब ये सवाल आएगा तो याद रखना मैं तुमसे कराने का प्रयास करूंगा, इसलिए आज ध्यान से सुनो। अच्छा सर, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है ये फॉर्मेट तुम ऐसे पहली बार सुनो जो मैं बताने वाला हूं अभी। अब क्या करें, फाइंड द पोटेंशियल चेन ऑफ मास एम। अच्छा सर, ये रॉड की तरह भी नहीं है, इसमें एक्स पे जाके dx भी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ अलग तरीके का हल्का सा तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट। ये बात तो समझ में आएगी, तोड़े बिना सवाल होने वाला नहीं। मान लेते हैं कि अपना रेफरेंस लेवल 0 है। ठीक ठीक सर, अच्छा लगा। अब क्या करें, अब ध्यान से सुने। अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो पूरी चेन है इसका मास कितना है, m। ठीक ठीक सर, अगर ध्यान से देखो तो ये टोटल लेंथ कितनी है, पाई आर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पाई आर लेंथ में m मास है, तो एक लेंथ में m बाई पाई आर मास है। ठीक, इसे लेमडा भी बोल सकते हो आप, लेमडा केजी पर मीटर। याद है मैंने बताया था कि लीनियर वेरिएशन को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मान लेते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी ध्यान देखो तो चेन के हर टुकड़े की हाइट रेफरेंस लेवल से सेम है कि अलग है? अरे सेम है कि अलग है? अलग है। चेन के हर टुकड़े की अगर मैं छोटे 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 टुकड़े कर दूं, अगर मैं छोटे 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 टुकड़े कर दूं तो क्या इसके हर टुकड़े की रेफरेंस लेवल से हाइट सेम है कि अलग अलग है? बोलो बोलो भाई, सेम है कि अलग अलग है? सर अलग अलग है। अब अलग अलग है तो तोड़ना पड़ेगा, पर जब भी ऐसे कर्व में आ जाए तो तोड़ने का तरीका x पे dx नहीं होता, एक और स्टैंडर्ड तरीका होता है जो आज रटने जैसी है। कभी भी ऐसे रिंग टाइप चीज आ जाए और यह पता पड़ जाए कि उसमें सवाल बिना तोड़े होने वाला नहीं है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने का तरीका, तोड़ने के तरीके होते हैं। पहले सोचो सवाल में क्या तोड़ना पड़ेगा, हाँ अभी सोचो इसमें कौन सा तोड़ने का तरीका लगेगा। जैसे अभी तक हम रॉड को कैसे तोड़ा था, हमने x पे गए dx का एलिमेंट ले लिया। ओके, अब कैसे तोड़ेंगे सुने, ऐसे एलिमेंट लो, थीटा पे एक एलिमेंट चालू करो और छोटा सा एलिमेंट लो d थीटा। ओके, मैं थीटा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये याद होना चाहिए, नहीं सुना है तो आज तक। ये वर्क पावर एनर्जी नहीं सिखा रहा हूं, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर व्हेन यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड by dividing it into infinite number of particles, then there are different ways of todify it. One is x पे जाके dx, second when you will realize that it is in a semicircular shape, then you are supposed to break it like theta पे जाके d theta, theta पे जाके d theta। ओके, अब सोचो मैंने थीटा पे जाके, मतलब समझो कि 30 डिग्री पे जाके छोटा सा एंगल लिया, 30.0000000000000000001। हाँ, तेरी 10-20 पीढ़ियां पहले 0 लिखो फिर 1, इतना छोटा, क्योंकि इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ना है। इनफाइनाइट टुकड़ों में जोड़कर तोड़कर जोड़ने की प्रक्रिया के लिए हमें सांप को दूध पिलाना पड़ता है। ओके, तो थीटा पे जाके डी थीटा, व्हेन यू गो विद थीटा पे जाके डी थीटा, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। सुने, अब ये जो छोटा सा एलिमेंट आया, ये जो छोटा सा एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी है पहले बताओ। ये छोटा सा एलिमेंट कितनी लेंथ हुई इसकी? याद करो, आर्क लेंथ होती है आर डी थीटा, आर थीटा, तो ये कितना हो गया आर डी थीटा। तो इसमें जो छोटा सा मास आया डीएम, वो कितना हुआ देखो, क्या आर डी थीटा, क्या एक पाई आर लेंथ में एम मास है, तो क्या एक लेंथ में एम बाई पाई आर मास है? हाँ सर, बिल्कुल सही। तो बताओ डीएम यानी कि आर डी थीटा लेंथ में कितना होगा? एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर ने आर को मार दिया, यानी कि एम डी थीटा बाई पाई। इसको छोटे तरीके से भी सोच सकते थे, कैसे? क्या पाई एंगल में एम मास है, तो एक एंगल में एम बाई पाई मास है, तो डी थीटा एंगल में एम बाई पाई डी थीटा मास है।
m बाई पाई डी थीटा मास है। अच्छा, ऐसे भी सोच सकते थे। तो इसका मतलब सिचुएशन कैसी बन गई, देखो ध्यान से, ऐसा समझो। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि अगर इस डीएम मास के लिए सोचो, ऐसे थीटा पे जाके ये आर दूरी पे ये एक डीएम मास है। क्या ये डी थीटा इतना छोटा है कि इसे पॉइंट मास माना जा सकता है? क्या दिस सिचुएशन कन्वर्टेड टू दिस सिचुएशन फॉर डीएम मास? हाँ सर। क्या दिस सिचुएशन कन्वर्टेड टू दिस सिचुएशन फॉर डीएम मास? यस और नो? यस और नो? यस सर, 110% सही सर। ओके, बात तो सर आपकी समझ आई। अच्छा, अब सोचो इस डीएम मास की हाइट कितनी है ऊपर, अगर ये 0 है तो ये आर, तो ये आर साइन थीटा। हाँ सर, बिल्कुल सही। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही सर, आर साइन थीटा। हाँ सर, तो इस डीएम मास की इस रेफरेंस फ्रेम के लिए जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है डी यू, वो कितनी है? वो है डीएम जी एच। एच कितना? आर साइन थीटा। अच्छा, तो डी यू की वैल्यू डीएम कितना है? एम बाई पाई आर जी साइन थीटा डी थीटा। ओके, हाँ सर, बात तो समझ आ गई। ओके, क्या ये छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ छोटे से मास की? क्या ऐसी छोटी छोटी पोटेंशियल एनर्जी अनंत बार जोड़नी है? क्या अगर अनंत बार जोड़नी है तो भाई अपने मन में सांप के बारे में ख्याल आना चाहिए। जो काम का सांप है तो इंटीग्रेट कर लो भाई, बाकी सब कांस्टेंट है इसलिए मैंने इंटीग्रेशन एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इसलिए मैंने सिर्फ साइन थीटा डी थीटा पे लगा दिया। ओ हो, हाँ सर, एम बाई पाई आर जी साइन थीटा डी थीटा। ओके 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 ओके। अब सोच, एक्स और डीएक्स फंक्शन नहीं है, फंक्शन कौन है? थीटा और साइन डी थीटा। डी थीटा है ना, तो उसी का फंक्शन लिखना है। हाँ, वो तो साइन थीटा है। हाँ, अब बोल, थीटा अगर रिंग पूरी कवर, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग पूरी कवर करनी है तो थीटा की लिमिट कहां से? क्या रिंग स्टार्ट हो रही है जब थीटा 0 है? हाँ सर। और क्या रिंग कंप्लीट हो रही है जब थीटा कितना है? अरे कितना है? अरे कितना है? पाई। तो लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई। हाँ सर, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम आर जी बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। हो सकता है भूल गए हो तुम, बेसिक साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा इनके इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। नहीं याद है तो सुन लो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ओके, तो माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। तो टोटल एनर्जी एम आर जी बाई पाई कॉस माइनस कॉस थीटा। तो लिमिट लगाओ, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ओ हो, कॉस 0 कितना? 1। कॉस पाई कितना? -1। हो, तो ये -1, ये -1, तो -1 1, -1 1 प्लस 1 2। तो आंसर आया 2mRg बाई पाई। तो इसे थोड़ा अलग करे तो देख कैसे लिखेगा, mg2r बाई पाई। जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई पर होता है। प्रूफ करेंगे, यही प्रूफ आएगा। इसलिए जिस बच्चे को सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले याद होंगे वो डायरेक्ट लिख देगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी तो मैंने पूरा प्रूफ करके बताया जो आपके लिए टफ सवाल कहलाया। पर ये फॉर्मूला 2r बाई पाई, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, सेमी सर्कुलर स्फीयर, बढ़िया टेक्निक भी बताऊंगा, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, चिंता मत करो रटने के लिए। पर वो आज अपने को आने चाहिए, आज अपने को आने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। अरे पक्का? ओके।
तो एम जी इंटू टू आर बाई पाई, एम जी इंटू टू आर बाई पाई हो गया, पक्का? सोच लो। ओके, आंसर आ गया। ऐसे निकालते। फिर कह रहा हूं ये इसका वर्क पर एनर्जी लेना देना नहीं था, ये सेंटर ऑफ मास का था, पर एक अच्छा सवाल और एक अच्छी फील, बढ़िया बात सीखे। क्या थीटा पे जाके डी थीटा तोड़ने का तरीका भी सीखे, इसलिए तरीका भी दिमाग में सेट होना चाहिए कि जब भी रिंग विंग आ जाए तो अपने मन में थीटा पे जाके डी थीटा का तोड़ने का तरीका समझ में आना चाहिए। तो नई चीज थी, थोड़ी आपके लिए नया इलस्ट्रेशन था, मान सकता हूं, पर ऐसे इलस्ट्रेशन बहुत आएंगे, इसलिए दिमाग में सेट होने चाहिए। कुछ फिक्स फॉर्मेट्स हैं, उनमें से एक ये है। क्या मेरी बात क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, यस सर, डन, सॉर्टेड। चलो भाई आगे बढ़ जाऊं, अरे आगे बढ़ जाऊं, अरे पक्का, हाँ सर बढ़ जाओ, बिल्कुल बढ़ जाओ। चलो उतार लिया, अरे उतार लिया क्या? ओके, 2mg/r बाई पाई। ओके, हमने भी यही निकाला, जो निकाला और जो पढ़ा समझा बिल्कुल सही है। हाँ सर, देखो इंटीग्रेशन में इसमें साइन थीटा का है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा पे जाकर डी थीटा तोड़ने का तरीका याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इसमें तोड़कर ही सवाल होगा, इसलिए ये सवाल अच्छा था। पर समय के साथ बहुत आएंगे ऐसे, इसलिए आपको समझ आना चाहिए। चलो ओके, ध्यान से देखो। तो अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन की, पॉइंट मास के लिए, थोड़े फैले हुए मास के लिए भी अपन ने पढ़ ली, फिर मैंने आपको बोला फैला हुआ मास सेंटर मास में और ज्यादा आ जाएगा, अभी इतना। तो सिंपल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हमें आती है mgh, रेफरेंस पॉइंट अगर जीरो जहां मानो उससे ऊपर mgh, अगर बॉडी फैली हुई हो तो h सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है। ठीक, सेंटर ऑफ मास एक दो का अपन ने निकाल के देख लिया, बाकी आएगा जब करेंगे। ठीक, तो हमें बेसिक बात लिखनी आ गई। ठीक है, अब देखो, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी अब अपन पढ़ते हैं स्प्रिंग के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब आएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। स्प्रिंग साथ नहीं छोड़ेगी, एसएचएम में पूरा स्प्रिंग आएगा, सब चैप्टर में आएगा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग तो याद करो, तो एनएलएम से चालू हो गया था। स्प्रिंग में क्या था याद करो, भूल गए हो? F बराबर माइनस के एक्स फोर्स लगता है, माइनस का मतलब जिधर हिलाओगे उसके अपोजिट लगेगा। x कहां से होता है, बोलो कहां से होता है? नेचुरल लेंथ से, कंफ्यूज मत होना, याद कर, मैंने तेरे को बताया था नेचुरल लेंथ से x होता है स्प्रिंग में, और मीन पोजीशन अलग जगह होती है। मीन पोजीशन वह होती है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है। यह बात मैं पहले समझा चुका हूं एनएलएम में। हाँ सर, पर जो स्प्रिंग फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स, इसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और x इज फ्रॉम नेचुरल लेंथ। और मैं बता चुका था कि नेचुरल लेंथ ही हमेशा वो जगह हो जहां पर नेट फोर्स जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं? खैर अभी हमें स्प्रिंग से मतलब है। देखो भाई, मान लो मैं आपको बोलूं, इधर समझे अच्छे से, आजा भाई, खुल जा सिम सिम। ओके, मान लो कि ये एल एन अपनी नेचुरल लेंथ की लेंथ, रुक जा, अरे ये तो एनिमेशन चलता ही जा रहा है। ठीक है, ध्यान सुनो, ये अपनी नेचुरल लेंथ है, और मान लो कि मैं ब्लॉक को यहां से x1 हिलाता हूं, फिर x1 से x2 हिलाता हूं। मतलब मैं सिचुएशन क्या क्रिएट कर रहा हूं? मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं इस सिचुएशन से, जब नेचुरल लेंथ से वो x1 दूरी पर थी, उसे इनिशियल पोजीशन मान लिया। अच्छा, और यह हमें समझ में आता है कि स्प्रिंग फोर्स अपना F बराबर माइनस के एक्स, ध्यान से देख, ग्रेविटेशन फोर्स जो आपने mg लिखा था उसमें फोर्स कांस्टेंट था, ये F बराबर माइनस के एक्स। तेरे को नहीं लगता ये F बराबर माइनस के एक्स ये वो वाली फॉर्मेट है, fxi कैप प्लस fy कैप प्लस fz कैप, मतलब क्या स्प्रिंग फोर्स जो अपना है वो क्या एक कंजर्वेटिव फोर्स है ऑफ सेकंड टाइप। हाँ, पहली बात तो ये समझेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तभी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और कौन सी वाली फॉर्मेट, ध्यान से देख, सेकंड टाइप की। हाँ, क्योंकि अगर आप ब्लॉक को लॉजिकली समझना, अगर आप ब्लॉक को सोचो ऐसे अगर हिला रहे हो x दूरी पर, तो क्या फोर्स लिखा जाएगा माइनस के एक्स आई कैप। हाँ सर, तो क्या है सेकंड टाइप का फोर्स हो गया।
कौन सा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ओके सर, यस सर, नो डाउट, डन। अब सुने, अच्छा भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें? रिलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद वर्क डन। ठीक है, अपन तो पहले सोचते हैं, सिंपल सिंपल चलते हैं अपन कि भाई वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। मैं तो आपसे एक बात बोलूं कि अगर आपको ये वर्क डन निकालना है कहां से कहां तक, समझो। इस सिचुएशन से मान लो कि ऐसे स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ है, ये x1 है और ये x2 है। ठीक, आपको यहां से लेकर यानी कि 1 सिचुएशन से 2 सिचुएशन तक में पूछा जाए कि भाई स्प्रिंग ने कितना कार्य करा, वर्क डन है भाई स्प्रिंग, भूल जाओ अभी पोटेंशियल एनर्जी, बाद में बात करेंगे उसकी। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, भूल जाओ अभी पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान सुनना, वर्क डन बाय स्प्रिंग में हमेशा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी सीख जाओगे तो आपको कभी भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिखा करोगे आप हमेशा। और स्प्रिंग का वर्क डन बहुत काम में आएगा हर चैप्टर में, इसलिए स्प्रिंग का वर्क डन बहुत जगह काम आएगा। और स्प्रिंग के वर्क डन की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ढंग से डिफाइन कर लेंगे तो हमारे लिए इंटीग्रेशन से बचना संभव हो जाएगा। इसलिए अभी का ये इनिशियल ज्ञान अपने को अच्छे से आना चाहिए। ओके, सुने, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें सर, ध्यान से सुनो। x1 से x2 जब मैं ले गया तो जो स्प्रिंग फोर्स था वो कांस्टेंट रहा कि चेंज हुआ? चेंज हुआ सर, बिल्कुल चेंज हुआ। ओके, इसका मतलब कि अगर मैं ऐसा बनाऊं, कैसा, सुने, कि अपन यहां से पार्टिकल जब x दूरी पर था और उसको हिलाया गया dx, बहुत छोटा, x से लेकर dx, x से लेकर dx जब उसे हिलाया गया, x से लेकर dx जब उसे हिलाया गया तो स्प्रिंग को कितना कार्य करना पड़ा? जब x पर थे तो क्या फोर्स पीछे लग रहा था kx और डिस्प्लेसमेंट किधर था? आगे। तो जो छोटा सा वर्क डन dw स्प्रिंग को करना पड़ा, क्या वो माइनस kx dx? सोचो क्यों माइनस क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स है इधर, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, इतना छोटा है dx कि kx को कांस्टेंट मान लेने में कोई बुराई नहीं है। और हां, तो छोटा सा कार्य करना पड़ा, तो फोर्स था इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, यानी कि कोई भी पकड़ के ले गया होगा इसको, पर हम तो स्प्रिंग का वर्क डन निकाल रहे हैं। x1 से x2 सर स्प्रिंग कैसे ले गई? स्प्रिंग नहीं ले गई, कोई पकड़ के उसको ले गया। हमें उस ले जाने वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है स्प्रिंग का क्या कार्य हुआ। तो स्प्रिंग ने क्या करा, जब उसको पकड़ के यहां से यहां ले जा रहे थे तो क्या स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रही थी और क्या डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा था? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो क्या वर्क डन में cos 180 आ जाएगा f डॉट dx में? हाँ, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस kx dx। क्या टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर लें? हाँ सर बिल्कुल, बोलो कहां से कहां तक? माइनस के बाहर इंटीग्रेशन x dx। अच्छा, कहां से कहां तक सर? x1 से x2, जो हमें बोला वहां से वहां तक, x1 से x2। तो वर्क डन टोटल या वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आया? माइनस के बाई 2, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से सुनो, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट x1 से x2। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग आया माइनस के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ ऑफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर। क्या ये वर्क डन आया? ध्यान से देख, तो x2 बड़ा है इसलिए वर्क डन नेगेटिव आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। ये स्प्रिंग का वर्क डन है। किसका वर्क डन है? अरे किसका वर्क डन है ये? बोलो भाई, स्प्रिंग का वर्क डन है। अच्छा, अब सर हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, दैट इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। मतलब इनिशियल सिचुएशन माइनस फाइनल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यानी कि क्या हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल।
हाँ सर, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब क्या करें, सुने। हमें अगर स्प्रिंग को अच्छे से पढ़ना है, ये एक फॉर्मूला आ गया कोई भी x1 x2 दूरी का, अगर नेचुरल लेंथ से x1 से x2 ले जाओ तो ये सिचुएशन आई। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, समझ आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हम स्प्रिंग को बहुत अच्छे से पढ़ें, तो हमने एक बात समझी कि अगर हमें किसी एक जगह पर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, किसी एक सिचुएशन, ये तो दो सिचुएशन का डिफरेंस है ना, इनिशियल और फाइनल का। हाँ, अगर मुझे किसी एक सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मुझे किसी एक जगह जीरो मानना पड़ेगा। ओके, किसी एक जगह जीरो मानना पड़ेगा, तब उस जगह की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मैं क्या करूं, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या करूं, ध्यान सुनो। मान लो कि मैं एक स्टैंडर्ड सिचुएशन मानूं, क्या मानूं समझो, ये नेचुरल लेंथ है और ये x दूरी है, यहां की, यानी कि ये x दूरी, यानी कि ये m, ठीक। हाँ भाई बिल्कुल सही, ये m, ये x, ये नेचुरल लेंथ। ठीक भाई, हो गया हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, सुनो कि मेरे को इस सिचुएशन की, जब यानी कि जब ब्लॉक नेचुरल लेंथ से x दूरी पर है, नेचुरल लेंथ से कितने दूरी पर है, x दूरी पर, तब मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो किसी एक सिचुएशन पे जीरो डिफाइन होनी चाहिए। मान लो कि जब हम नेचुरल लेंथ पे हो, इस सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी को अज्यूम जीरो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। सो यू इनिशियल इक्वल टू जीरो। कब, किस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया? जैसे याद है अपन ग्रेविटी में एक जगह जीरो मानते थे। हाँ सर, तो स्प्रिंग की भी तो किसी सिचुएशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना चाहिए, तभी तो क्या किसी और सिचुएशन में डिफाइन कर पाओगे। हाँ सर, तो हमने मान लिया कि नेचुरल लेंथ पर जब पार्टिकल होगा, जो भी लॉजिकल भी लग रहा है थोड़ा, क्या जीरो ऐसी जगह मानना चाहिए जो आसान हो, ऐसा थोड़ी कि -0.3 सेंटीमीटर पे मानो। आंसर गलत नहीं आएगा, पर क्या सवाल टफ हो जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड जो माना गया स्प्रिंग में, वो माना गया कि जब पार्टिकल नेचुरल लेंथ में हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब बताओ कि अगर यहां जीरो मान लूं तो इस सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अच्छा, तो बताओ इस सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सोच, इस सिचुएशन को यहां से रिलेट करो, इस सिचुएशन को यहां से रिलेट करो। बोलो क्लियर, कैसे, सुनो ध्यान से, ध्यान समझना अच्छे से। मान लो कि भाई मैं इस सिचुएशन को मानने के लिए अगर देखूं तो x1 को मान लो जीरो, देयरफॉर u इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं x1 को जीरो मान लूं तो क्या नेचुरल लेंथ में आ गया, पर नेचुरल लेंथ में तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी। अच्छा, और x2 को मान लूं x, तो क्या u फाइनल ही मेरा u है। हाँ, अब इसमें रख ऊपर हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ के x1 यानी कि जीरो का स्क्वायर माइनस हाफ के x2 कितना, x स्क्वायर, इक्वल टू इनिशियल जीरो माइनस u, यानी कि u की वैल्यू आई हाफ के x स्क्वायर। ओ हो, अब कहानी समझ आई। अच्छा, ये कहानी, ये कहानी, ये कहानी। ओके, यानी कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है जब पार्टिकल नेचुरल लेंथ से एक्स दूरी पे दूर होता है, पर ये तब होता है जब नेचुरल लेंथ पे जीरो माना गया। पर नॉर्मली बच्चे कैसे रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर रख लेते हैं, पर बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि तब होती है हाफ के एक्स स्क्वायर उस सिचुएशन की एनर्जी जब नेचुरल लेंथ पे क्या मानी गई, जीरो। क्या मानी गई, जीरो, तब होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके ओके, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बुलाया कि नहीं आया, अरे सोच लो, अरे सोच लो। So the potential energy of the spring is what? Half kx square, where x is the distance of the particle from the natural length.
When we have assumed that potential energy at infinity, potential energy at natural length is zero. फिर से सुनना, potential energy of spring is half kx square, where x is the distance of the particle from the natural length. Yes or no? When we have assumed that potential energy at natural length is zero. इतनी कहानी के साथ ये हाफ के एक्स स्क्वायर याद होना चाहिए। मतलब जब आप स्प्रिंग को एक्स खींच लोगे, जब आप स्प्रिंग को एक्स खींच लोगे, जब आप स्प्रिंग को क्या कर लोगे, एक्स खींच लोगे, तो उसके अंदर एनर्जी इतनी आ जाएगी। अच्छा, ये कहानी लिख लो पहले, इसको समझ के लिखो, अच्छे से समझ के लिखो, इंपॉर्टेंट बात है भैया, ढंग से समझाया है, गड़बड़ मत करना बिल्कुल। कर सकते हो तुम लोग? हाँ भाई कर सकते हो। अरे बताओ भाई, हो गया क्या? उतारो 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 उतारो, अरे सोच लो, अरे पक्का? U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। उतार लो पहले, फिर मैं इसमें थोड़ी सी और फील कर रहा हूं। उतारो फटाफट। तो आई गया हाफ के एक्स स्क्वायर। उतारो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। उतार लो फटाफट। समझ आ गया क्या? ओकेज ओकेज। आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा और बोली कि आप सुधर जाओ, नहीं तो मैं आपको बच्चों के हवाले कर दूंगी। तुम्हारे हवाले मतलब, मेरे बच्चों के हवाले नहीं। हाँ, बच्चों के हवाले में कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। कई लोग मेरे से पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, मैं सोचता हूँ कोचिंग वाले बताने कि खुद के बताने। तो कई बार तो मैं बता देता हूँ भाई सर 5000 बच्चे हैं, तो वो सोचते और 5000, फिर मैं से बताता हूँ मेरे नहीं है कि नहीं। चलो भाई, अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। ठीक से, तो हाफ के एक्स स्क्वायर आके देखो, ये अपने को समझ आ गई ये बात। कब आया हाफ के एक्स स्क्वायर? मन में याद होना चाहिए, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ इक्वल टू जीरो। आप ऐसे भी रट सकते हो अगर आपको थोड़ी सी और बुद्धि लगानी है तो। ऐसे कैसे बताता हूं। ये नेचुरल लेंथ, अगर आप नेचुरल लेंथ से x दूरी पर हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ। अगर नेचुरल लेंथ पे कोई बोल दे कि भाई मैं तो नेचुरल लेंथ पे जीरो नहीं मानूंगा, मैं तो यू नॉट मानूंगा, नॉर्मल लाइफ में नहीं मानते, मैं तो यू नॉट मानूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स दूरी पर क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ। 99.9999% सवालों में पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ ही जीरो मान ली जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा आप लिख सकते हो कि 99.99% सवालों में पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, क्या अब कहानी समझ आई? अच्छा, वैसे भी हमें वर्णन से ज्यादा लेना देना होगा, और वर्णन डेल्टा माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, और वर्णन रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इसलिए वैसे भी आप नेचुरल लेंथ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी मानोगे, उससे वर्णन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर ही काम कर जाएगा। ठीक सर, पढ़ तो ली, समझ आ गया, फायदा क्या? फायदा भी पता पड़ेगा, नहीं तो वर्णन बाय स्प्रिंग में हमेशा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आंसर आया करेंगे, अभी देखना तुम अच्छे से, मजा आ जाएगा तुम। देखो देखो देखो, आ जाओ। पहले तो हाफ के एक्स स्क्वायर समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी एक खूबसूरत बात और देखो कि जब आप स्प्रिंग में, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ये नेचुरल लेंथ है। जब आप नेचुरल लेंथ से एक्स दूरी पर हो, या फिर आप नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस्ड हो, ठीक, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, क्योंकि प्लस एक्स रखो माइनस एक्स रखो, एक्स तो नेचुरल लेंथ से ना, इधर लो चाहे इधर लो, यानी कि लॉन्गेट करो चाहे कंप्रेस करो, दोनों केस में एनर्जी आ जाएगी ब्लॉक में हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ,
बात तो सर आप सही बोले, दोनों केस में एनर्जी आ जाएगी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो, यस सर, दोनों केस में एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, पक्का। अरे सोच लो, अरे गारंटीड, यस सर, डन, सॉर्टेड। क्लियर है क्या बात? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, चाहे वो इलोंगेशन हो x, चाहे वो कंप्रेशन हो x, पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर। बैक ऑफ द माइंड पता होनी चाहिए, व्हेन वी हैव अज्यूम्ड दैट पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ इज 0। ओके डन। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग समझ आया? हाँ सर समझ आया। अगर आया तो आगे चलते हैं और मेरी बात सुनते हैं। चलो भाई, लो भाई ये तो हो गया। अब मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखो क्या सवाल है, तुम ट्राई करोगे इसको, ठीक है? देखो सवाल पढ़ो, अब सवाल पढ़ो। एक आदमी ने स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से 1 मीटर से 2 मीटर अगर खींचना है, कितने से? 1 मीटर से 2 मीटर अगर उसको खींचना है तो उसको स्प्रिंग का वर्डन क्या करना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन के करना, इस फॉर्मूले को यूज लेते हुए कि वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। एक लाइन में आंसर लिख सकता है तू। अगर कोई आदमी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ की 1 मीटर की, नेचुरल लेंथ से 1 मीटर की पोजीशन एक्सटेंशन से 2 मीटर के एक्सटेंशन तक खींचता है तो उसे क्या कार्य करना पड़ेगा स्प्रिंग को? व्हाट इज द वर्क डन बाई स्प्रिंग? व्हाट इज द वर्क डन बाई स्प्रिंग? हम जानते हैं कि स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं जानता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका आंसर बताओ, बताओ फटाफट। अरे तुम बता सकते हो, अरे बता दो फटाफट, अरे बता दो भाई, अरे हाँ हाँ बताना तो पड़ेगा, बताओ बताओ। देखो ओके मैं बताता हूं, सर ने सिखाया वर्क डन बाई स्प्रिंग यू इनिशियल, इनिशियल का मतलब 1 मीटर यानी कि हाफ के इंटू 1 स्क्वायर, यू फाइनल मतलब हाफ के 2 स्क्वायर, हाफ के बाहर आ गया, सही कर रहा हूं क्या? हाँ हाफ के बाहर आ गया, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि -3k/2। डायरेक्ट, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा हूं ताकि इंटीग्रेशन से बच जाओ, नहीं तो भाई पता कितना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, स्प्रिंग तो पता नहीं कितने चैप्टरों में आएगी। फटाक से आंसर -3k/2। देखो आंसर सही आ रहा है क्या? अरे हाँ जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही, 1 लाइन। अच्छा तो वर्क डन बाई स्प्रिंग बहुत काम की चीज होगी आगे के चैप्टरों में भी, और उसको निकालने का बेस्ट तरीका है पोटेंशियल एनर्जी से, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके हाँ सर फील तो आई। क्या छोटा कर दिया पोटेंशियल एनर्जी ने? करा कि नहीं करा? अरे बड़े बड़े सवालों में इतना छोटा करेगी ना तुम्हें मजा आ जाएगा, इसलिए इसकी आज फील लो, बाद में लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? इससे प्रेम करो कि भैया ये चीज मुझे इसलिए सिखाई जा रही है ताकि मेरा जीवन आसान हो। हाँ भाई चलो भाई एक और कर दो। फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, कांस्टेंट दे रखा है आपको 100 न्यूटन पर मीटर, इफ इट इज टेकन फ्रॉम 1 मीटर ऑफ कंप्रेशन टू 2 मीटर ऑफ इलोंगेशन। 1 मीटर ऑफ कंप्रेशन टू 2 मीटर ऑफ इलोंगेशन। बोलो, याद करो एक बात बताई थी, कंफ्यूज मत हो ना, कंप्रेशन हो चाहे इलोंगेशन हो, पोटेंशियल एनर्जी सेम आई थी हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है। करो करो, कर सकते हो तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग व्हेन, तो इनिशियल सिचुएशन आपको पता ही है, ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई। बोलो क्लियर है? चलो बताओ, चलो बता दो, अरे बता दो भी बता दो, अरे बता दो रामलाल। लो भाई सिंपल सर, करना क्या है उसमें? वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू यू इनिशियल, यू इनिशियल मतलब हाफ के 1 स्क्वायर, कंप्रेशन हो इलोंगेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस हाफ के 2 स्क्वायर। ओके फिर से वही कहानी, हाफ के की वैल्यू 100, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 300/2 माइनस टाइम्स, बिल्कुल तो -150 इज द करेक्ट आंसर। -150 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सोच, अगर मैं यहां से 1 मीटर लेकर यहां से यहां जाता तब भी आंसर यही आता। ऐसे कैसे सर? मतलब मैं 1 मीटर लॉन्गेशन से 2 मीटर लॉन्गेशन लाता तब भी यही आंसर आता।
1 मीटर कंप्रेशन से लाया तब भी यही आया। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का स्प्रिंग का वर्डन, यानी कि क्या फील कराना चाह रहा हूं सुनना, यानी कि स्प्रिंग का अगर ये नेचुरल लेंथ है तो इधर से लेकर 1 मीटर, इधर से लेकर 1 मीटर इधर तक स्प्रिंग का वर्डन 0 है। नेचुरल लेंथ से 1 मीटर इधर से लेकर इधर तक जब आओगे तो वर्डन 0 होगा। लॉजिकल भी है, सुन क्यों? जब आप नेचुरल लेंथ से इधर हो तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो सोच यहां से लेकर यहां तक वर्डन पॉजिटिव होगा और सोच यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव होगा, और बिल्कुल सिमेट्रिकली है इसलिए बराबर हो जाएगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अगर मैं नेचुरल लेंथ से इधर 1 मीटर से लेकर इधर 1 मीटर तक ले जाऊं तो वर्डन 0 आया स्प्रिंग का। क्यों? क्योंकि इधर वाले कंप्रेशन के 1 मीटर से लेकर नेचुरल लेंथ तक वर्डन पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। हाँ। पर नेचुरल लेंथ से इधर 1 मीटर पर स्प्रिंग फोर्स उधर लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो नेगेटिव, और ये बिल्कुल सिमेट्रिक है तो पॉजिटिव नेगेटिव 0, इसलिए 0 हो गया। अच्छा, सवाल भी समझ आया, एक अच्छी बात भी समझ में आई। ओके, बाकी आंसर तो हम एक लाइन में निकाल लेते हैं सर। अब हमें सर वर्डन बाय स्प्रिंग से डर नहीं लगता, हम कर सकते हैं सर। असली सवालों के, बड़े बड़े सवालों के ये छोटे छोटे पार्ट बहुत काम के होंगे, क्योंकि ये अगर गलत कर दिए तो अच्छे सवाल होना संभव नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे रामलालो, हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, क्लियर है सर, समझ आया सर, बोलो पक्का? हाँ सर। अब सुन, हो गया? तो क्या हम वर्डन बाय स्प्रिंग कर सकते हैं? हाँ। आंसर बता दो कितना आया? -150 जूल। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, इसमें कोई मुझे टेंशन नहीं है। ओके चलो भाई, ये हो गया एक जामफल। कुछ नहीं, ये वाला सवाल कर सकते हो तुम लोग। मान लो स्प्रिंग थी, उसमें मैंने एक ब्लॉक रख दिया। क्या वो स्प्रिंग ऐसे वर्टिकल में रखी स्प्रिंग, क्या वो ब्लॉक को अगर ऊपर से रख दूं तो क्या वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहती है? दब जाती है थोड़ा। कितना दबती है एनएलएम में बता चुका हूं। तो जब वो दब जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अगर ये दब गई तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये बताना है। ये मैं बता चुका हूं। जब इक्विलिब्रियम में आ जाओगे, याद करो, ये एनएलएम में बताया था कि नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग अलग होती है। अगर मैं एक स्प्रिंग ऐसे वर्टिकल रखी थी, उस पर एक ब्लॉक को रख दूं तो नेचुरल में रहेगी, थोड़ी दब जाएगी। जहां दबकर बैलेंस हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी उस जगह क्या, अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, नेचुरल लेंथ अलग चीज है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 ये जरूरी नहीं है। बता इसमें कितनी है? बता इसमें कितनी है? बता। अरे बता दे लाल। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे सोच लो, अरे सोच लो। ओके बताओ 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 बताओ, ध्यान से सुनो। जहां इक्विलिब्रियम होता है वहां पे नीचे क्या लगता है? mg, और ऊपर क्या लगता है? kx। क्या यही x होता है? हाँ। तो क्या x की वैल्यू mg/k आती है? हाँ। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? ½ kx² mg/k का होल स्क्वायर। थोड़ा सा एनएलएम, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो ½ kx²। अरे पर x क्या कंप्रेशन है? अरे कितना नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन पर आने के लिए mg = kx। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या आई? ½ m² g²/k। हाँ सर, यही आया सर, बोलो क्लियर? हाँ सर। अरे पक्का? ओके। अब इसने क्या पूछा? इसने वर्डन का आंसर दिया है, अपने से पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो यही हुई। वर्डन पूछ ले स्प्रिंग का तो नेगेटिव आ गया। हाँ, बोलो क्लियर है क्या? ये वर्डन का आंसर दे रखा है, वर्डन बाय स्प्रिंग का। ओके, किसका आंसर दे रखा है? वर्डन बाय स्प्रिंग का। एक अच्छी बात बताऊं इसमें, देख इसने टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोली है, सही सोचो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी भी आ जाएगी। अगर मैं स्प्रिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी दोनों लिखूं तो सोच, क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल यहां पे 0 लिख लूं तो
यहां पे जहां नेचुरल लेंथ है वहां पे अपन मान लें कि u इक्वल टू 0 फॉर ग्रेविटी एंड फॉर स्प्रिंग, क्योंकि जब बड़े सवाल करोगे तब तो दोनों की जरूरत पड़ेगी ना। तो सोच, ये तो हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटी की कितनी हुई -mgx, तो पता टोटल क्या हुई, ध्यान सुनना, हाफ m² g² k इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटी की कितनी -mgx, x कितना mg/k, तो हाफ m² g² -m² g²/k, यानी कि -m² g²/2k। हो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई ग्रेविटी प्लस ये, ग्रेविटी प्लस स्प्रिंग की, दोनों जोड़ दी मैंने, सवाल में हालांकि पूछी नहीं थी ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि असली सवाल तो ऐसे भी होंगे जिसमें स्प्रिंग भी होगी, ग्रेविटेशन भी होगा। तो सोचो अगर अपन नेचुरल लेंथ से x नीचे आए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, ग्रेविटी भी मिला ली और स्प्रिंग भी मिला ली। तो ग्रेविटी का और स्प्रिंग का दोनों का अपन ने बेस भी मान लिया एक ही जगह, नेचुरल लेंथ ही मान ली। अब वो नेचुरल लेंथ ही मान लेना चाहिए ताकि ऊपर नीचे बढ़िया आ जाए। हाँ, दोनों का एक ही जगह पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, तो अब इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी अपन ने लिख ली। ओके, तो बढ़िया बात आ गई। हाँ सर, बात तो अपने को समझ आ गई, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। फाइंडिंग फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, मेरे हिसाब से ये नया सेगमेंट है जो अपने को अगले टर्न पे अब करना चाहिए। क्या वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की और ग्रेविटेशन की निकालना क्या हमें आ गया है? क्या यहां तक का लेक्चर क्लियर है? अरे बोल दो भाई मेरे लाल मेरे पीले। अगले टर्न पे मैं फोर्स कैसे निकालते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी से, वो सिखाऊंगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो फोर्स कैसे निकालो, फोर्स बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालो। इन दोनों के सवाल आएंगे, फिर इक्विलिब्रियम के सवाल आ जाएंगे, इसलिए हमें कहानी क्लियर होनी चाहिए। ओके, यस सर, क्लियर सर, बोलो फील आ रही है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मास्टर के बाद सुनते रहिए। चलो, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, सी यू, सायोनारा, टेक केयर।